बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात सरायकेला में हुए भीषण सड़क हादसे की। तो सरायकेला में भीषण सड़क हादसा हुआ और इसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। इनमें से 5 साल का एक मासूम भी शामिल है, जबकि 2 की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। इनका एमजीएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना खरसावां प्रखंड के आमदा रोड के पास की है, जहां 2 बाइक की सीधी टक्कर में एक शख्स की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी होकर सड़क पर पड़े थे। तभी वहां से पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का काफिला गुजर रहा था। अर्जुन मुंडा ने भीड़ देखकर गाड़ी रुकवा दी और एम्बुलेंस का इंतजार करने के बजाय बॉडीगार्ड और कार्यकर्ताओं की मदद से अपने ही काफिले की गाड़ी में घायलों को लेकर सदर अस्पताल पहुंच गए और खुद अपनी निगरानी में अस्पताल में इलाज की व्यवस्था कराई। अर्जुन मुंडा खूटपानी में कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अगले कार्यक्रम के लिए आगे जा रहे थे। घटनाग्रस्त होकर के पड़े रहे और मैं किसी कार्यक्रम में जाऊं, ये उचित नहीं है। और मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि सड़क में दुर्घटना होने वालों को तुरंत कैसे सुविधा मिले, ये सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी। हमारे जितने भी वर्कर थे, सारे वर्कर मिल करके इमीडिएट वहां से हम लोगों ने ये नहीं कि 108 में एम्बुलेंस की सुविधा कब मिलेगी, कब आएगी। मैं रास्ते तक देखा, कहीं भी एम्बुलेंस यहाँ इधर से जाते हुए दिखाई नहीं दी, पर हम लोगों ने अपनी गाड़ी में लेकर के उनको वहां से चल पड़े सारे। वो एमजीएम में कुव्यवस्था से नाराज पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने अस्पताल के कर्मचारियों और अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई है। तो कुव्यवस्था देखिए एमजीएम में पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने, और इसके बाद अधिकारियों और कर्मचारियों की क्लास लगा दी। उन्होंने जमकर फटकारा है एमजीएम अस्पताल के कर्मचारियों और अधिकारियों को अर्जुन मुंडा ने। तो सरायकेला में सड़क हादसा हुआ था। इसके बाद अपनी गाड़ी से घायलों को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे थे पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, लेकिन वहां माफ कीजिएगा एमजीएम अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन वहां जो व्यवस्था देखी उन्होंने उसे देखकर नाराज हुए और इसके बाद एमजीएम अस्पताल के अधिकारियों और कर्मचारियों को उन्होंने जमकर लताड़ लगाई है, फटकारा उन्हें व्यवस्थाओं को लेकर। तो पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा का ये मानवीय स्वरूप देखने को मिला है। किसी कार्यक्रम में जा रहे थे वो, लेकिन इस दौरान सड़क हादसे को देखकर रुके, अपने काफिले को रुकवाया, अपनी गाड़ी से घायलों को लेकर एमजीएम अस्पताल पहुंचे और यहां अपनी ही देखरेख में उन्होंने तमाम लोगों की इलाज की व्यवस्था कराई। लेकिन यहां भी वो डॉक्टरों और जो अधिकारी कर्मचारी उन पर जमकर भड़के, क्योंकि यहाँ कुव्यवस्था उन्होंने देखी। हम लोग छोड़ना ठीक है, आपकी जरूरत के हिसाब से ना छोड़ना है, नहीं छोड़ना है। उसमें था सर कि आपको छोड़, आपको क्या आदेश दिया इन राइटिंग में? इन राइटिंग में था सर कि जितने लोगों का टेन्योर खत्म हो गया उन्हें रिपोर्ट किया। तो आपने रिक्वेस्ट लेटर भेजा? सर उसमें हमने बात की विभाग से, जो कंसर्न लोग हैं सबसे बात की। बातचीत से थोड़ी चलता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, थोड़ी चलता है। कहाँ आदेश का पालन आपका ये अब हेड इंजरी का पेशेंट आ गया, इसका यहाँ पर सिटी स्कैन नहीं होगा, नीचे था हमको ही करना है, क्यों छोड़ा यार? अगर इन राइटिंग में आपने रिक्वेस्ट करना चाहिए था कि मेरे पास रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, हम नहीं छोड़ेंगे अभी, या हमको भेजिए दूसरा हॉस्पिटल। आप चला रहे, कौन चला रहे? एडमिनिस्ट्रेशन वो चला रहा, हॉस्पिटल तो आप चला रहे। वो आपको आप चिट्ठी लिखा है तो उसका कॉपी दीजिए ना हमको आप। और अब बात सवर्ण आरक्षण पर सियासत की। जी हां, झारखंड सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दी है। इस नई व्यवस्था को जहां बीजेपी आगामी चुनाव में गेम चेंजर के रूप में देख रही, तो वहीं विपक्ष इसे लागू करने की टाइमिंग और आरक्षण के आधार पर सवाल उठा रहा है। रिपोर्ट देखिए। झारखंड सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग की 10% आरक्षण देने की व्यवस्था लागू कर दी है, जो 15 जनवरी के बाद होने वाली सरकारी नौकरियों के लिए बहाली और उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन में लागू होगा।
सामान्य वर्ग को मिलने वाला यह 10% रिजर्वेशन SC/ST पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को मिलने वाले आरक्षण के अतिरिक्त होगा। इस नई व्यवस्था को लेकर झारखंड बीजेपी बेहद उत्साहित है। मौसम चुनाव का है, लिहाजा संसद के दोनों सदनों में इस विधेयक को विपक्ष का पूरा साथ मिला और सरकार इसे आसानी से निकाल ले गई और 10 दिनों के भीतर झारखंड सरकार ने भी इसे लागू कर दिया। झारखंड में इस व्यवस्था के लागू होने पर विपक्षी पार्टियां खुलकर इसका विरोध तो नहीं कर पा रही, लेकिन रिजर्वेशन के आधार पर आपत्ति जताकर अपनी भड़ास जरूर निकाल रही हैं। इसका जो आर्थिक आधार बनाया गया 8 लाख का, जो 67,000 रुपये महीने का जो कमाता है वही 8 लाख रुपये के स्लैब में आता है। तो 67,000 रुपया प्रति माह कमाने वाला कोई गरीब है, आर्थिक रूप से तंग है क्या? 2.5 लाख रुपया पे आप इनकम टैक्स लेते हैं, बात करा जाए तो ये ऐसा विसंगति वाला एक कानून आया है। हम तो लगता है कि लोगों को ये ठगने के लिए ये सामान्य जाति के सभी संप्रदाय, सभी धर्म के मानने वाले जो गरीब हैं, जिनको जो आरक्षण से वंचित हैं, उनके लिए लाया गया यह विधेयक है और उसकी जनसंख्या के हिसाब से वो 10% कम है, पहली बात। और दूसरी बात, इनकी मंशा कहीं न कहीं चुनावी राजनीति को देखते हुए जुमलेबाजी और लॉलीपॉप का एक उदाहरण है। जाहिर है 2019 के महासंग्राम से ठीक पहले सामान्य वर्ग को आरक्षण की वर्षों पुरानी मांग को बीजेपी सरकार ने पूरी की है, तो इसका पूरा माइलेज भी लेना चाहेगी और विपक्ष भी इसे एक चुनावी हथकंडे के तौर पर ही देख रहा है। लेकिन इस व्यवस्था के तहत आने वाला समाज क्या सोचता है, ये तो तभी साफ हो पाएगा जब सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में इस नई व्यवस्था का लाभ उन्हें हासिल होगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र और नौशाद के साथ अजय लाल की रिपोर्ट। और 19 जनवरी को संथाल परगना से बीजेपी लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेगी। गोड्डा में संथाल परगना के कार्यकर्ता सम्मेलन को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह संबोधित करेंगे और इसकी जोर शोर से तैयारियां भी चल रही हैं। मिशन 2019 को लेकर एक्शन मोड में बीजेपी। संथाल परगना से बीजेपी करेगी शंखनाद। 19 जनवरी को गोड्डा आएंगे अमित शाह। बीजेपी कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जहां मात मिली थी, वहीं इस बार कमल खिलाने की तैयारी है। 19 जनवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह संथाल परगना से लोकसभा चुनाव की शंखनाद करेंगे। गोड्डा में मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को अमित शाह संबोधित करेंगे, जिसे लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। एक क्लस्टर हम लोग ने बनाया है केंद्र सरकार के योजना के मुताबिक। अपने राज्य के अंदर 5 क्लस्टर है। एक क्लस्टर में स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय अमित शाह जी आ रहे हैं 19 तारीख को, वह कार्यक्रम है। इसके बाद विभिन्न क्लस्टरों में, जैसे कोई एक क्लस्टर में आदरणीय राजनाथ जी आएंगे, डॉक्टर रमन सिंह आएंगे, आदरणीय सुषमा स्वराज जी आएंगी, आदरणीय नितिन गडकरी जी आएंगे। इस तरह झारखंड प्रांत में इस तरह का क्लस्टर बना हुआ है और हमारे शीर्ष नेतागण इस क्लस्टर के कार्यक्रमों में, क्योंकि क्लस्टर में हम बूथ के अध्यक्ष से ऊपर के कार्यकर्ताओं का क्लस्टर में सम्मेलन है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार लोकसभा के चुनाव के दृष्टिकोण से झारखंड में पहली बार आ रहे हैं, तो वो गोड्डा आ रहे हैं और उस कारण से उस कार्यक्रम को कैसे भव्य बनाया जाएगा, क्या व्यवस्था होगी, कार्यकर्ता कैसे जाएंगे, उसी के निमित्त आज की बैठक थी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को 7 मोर्चे में बांटा गया है। गोड्डा, दुमका और राजमहल लोकसभा क्षेत्र के इन सभी मोर्चों से लेकर बूथ कमेटी स्तर तक के कार्यकर्ता इस सम्मेलन में शामिल होंगे। हालांकि जेवीएम ने कहा है कि अमित शाह के दौरे से संथाल में बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। अपने कार्यकर्ता जो उनके 5 राज्यों के चुनाव के बाद जिनकी गर्दन झुकी हुई है, कंधे जिनके झुके हुए हैं, उन कंधों को थोड़ा बूस्टअप करने के लिए वो आ रहे हैं। लेकिन हमें नहीं लगता कि उनके आने जाने से कोई झारखंड पर फर्क पड़ेगा। 2014 के चुनाव में राज्य की 14 में से 12 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था।
लेकिन संथाल परगना के दुमका और राजमहल सीट पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन 2019 के चुनाव में जेएमएम के इसी गढ़ को फतेह करने की बीजेपी की तैयारी है। न्यूज़ 18 के लिए गोड्डा से अजीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और कल से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। 17 जनवरी से 8 फरवरी तक चलने वाले सत्र में सरकार जहां बजट पेश करेगी, तो वहीं विपक्ष ने जन सरोकार के मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना ली है। सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार भी हैं। रिपोर्ट देखिए। 17 जनवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है और इस सत्र में भी जेएमएम, जेवीएम, कांग्रेस और वाम दल एक बार फिर जन सरोकार और पारा शिक्षकों के मुद्दे पर सदन से सड़क तक सरकार को घेरने की तैयारी किए बैठी है। पारा शिक्षक है, आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं, जो रसोइया है, मनरेगा कर्मी हैं और भी बहुत सारे समस्याएं। यहाँ का जल जंगल जमीन का लूट है, मंडल डैम है, ये तमाम चीजें सामने आएंगी। विपक्ष के तेवर से साफ है कि शीत सत्र की तरह बजट सत्र में भी सियासी गर्मी बनी रहेगी। आंदोलित पारा शिक्षकों के मुद्दे पर विपक्ष कार्य स्थगन प्रस्ताव लाकर बहस की मांग कर सकता है, तो मंडल डैम से झारखंड को कम और बिहार को ज्यादा लाभ का मुद्दा भी गरमा सकता है। सरकारी स्कूलों के विलय, किसान और सुखाड़ का मुद्दा भी छाया रहेगा। तो जेवीएम वित्तीय वर्ष 2018-19 के 80,000 करोड़ के बजट की राशि का हिसाब मांगने की तैयारी में है। इधर सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष की हर घेराबंदी को तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। विपक्ष के नेताओं को उनके ही अंदाज में बीजेपी विधायकों को जवाब देने की पूरी छूट दी जाएगी और पिछले 1 साल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। विपक्ष के रवैये पर सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष को समय बर्बाद करने के सिवा कोई काम नहीं है। विपक्ष के तो कुछ काम करना नहीं है। विपक्ष तो देखिए बड़े भाग्य से तो सत्र चलता है और यह विधायकों के लिए पर्व होता है। उसमें सौभाग्य मानना चाहिए कि सत्र चले, उसमें अनेक विपक्ष के लोगों का काम होता है, परंतु उन लोग खुद काम नहीं चाहते हैं, जनता को धोखा देना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। विभिन्न मुद्दों को लेकर शीत सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया था, लिहाजा मंगलवार को स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक कर सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बनाने की कोशिश की थी और कांग्रेस ने काफी सकारात्मक रुख भी दिखाया था। लेकिन जेएमएम का तेवर एक बार फिर हंगामेदार सत्र की ओर इशारा कर रहा है। उपेंद्र, न्यूज़ 18, रांची। और देवघर के मधुपुर महोत्सव में शिरकत करने पहुंचे मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा, संथाल क्षेत्र का विकास उनकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर है और यही वजह है कि उन्होंने सबसे ज्यादा संथाल क्षेत्र का दौरा किया। मधुपुर के शेखपुरा मैदान में समारोह को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि जब देवघर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और एम्स जैसे संस्थान आ सकते हैं, तो इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सी बड़ी बात है। मुख्यमंत्री ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही और साथ ही लोगों से इसके लिए थोड़ा धैर्य दिखाने की भी अपील की है। को मैंने सबसे अन्य प्रमंडलों से ज्यादा संथाल परगना मेरी प्राथमिकता है। 14 वर्ष में जितने मुख्यमंत्री नहीं आए होंगे, उतने संथाल परगना में हमारा सबसे ज्यादा प्रवास हो। चाहे वो एम्स हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो, या फिर साहेबगंज में जल मार्ग से व्यापार का नया केंद्र खुले, वो भी फरवरी में कंप्लीट हो रहा। फरवरी में वहां से जल मार्ग से आप भारत के इस बनारस तक जा सकते हैं, यहाँ म्यांमार से लेकर बांग्लादेश तक जा सकते हैं। और सूबे के किसानों की तकदीर बदलने के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना शुरू की जाएगी। इस योजना को लेकर सरकार ने अभी से होमवर्क शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील वर्णवाल और कृषि सचिव पूजा सिंघल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी उपायुक्तों को 18 जनवरी को प्रदेश भर में ग्राम सभा आयोजित कर रैयत समन्वय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील कुमार वर्णवाल ने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को राज्य सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना बताते हुए उपायुक्तों से कहा कि मुख्यमंत्री रघुवर दास इस योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए गंभीर हैं।
एक ही साथ सभी राजस्व गांवों में एक ग्राम सभा आयोजित की जा रही है। इस ग्राम सभा में रैयत समन्वय समिति का चयन किया जाएगा, जो एक पूर्णतः वॉलंटरी बॉडी होगी लोकल लोगों की, और ये रैयत समन्वय समिति इस कार्य में जो इनिशियल सत्यापन का कार्य होगा उसमें अपना योगदान देगी। और झारखंड में विकास योजनाओं की हालत पर जेएमएम नेता हेमंत सोरेन ने चिंता जताई है। संघर्ष यात्रा के दौरान वो फिलहाल पलामू में है। इस मौके पर मेदिनीनगर परिसदन में उन्होंने कहा कि जमीन पर विकास का कहीं कोई काम नहीं दिख रहा है, जनजातियों की अनदेखी हो रही है और भ्रष्टाचार काफी हावी है। में आदिम जनजाति को जो हम लोगों ने कानून बनाया था कि उनके घर में अनाज पहुंचा के सरकार को देना है, वो कोई भी काम नहीं हो रहा है। मनरेगा योजना के तहत जो रोजगार देने की बात है वो कहीं नहीं दी जा रही है और लोगों को ठगा जा रहा है। झारखंड में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर डॉक्टरों ने आज राज्यपाल से मुलाकात की, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की जगह पेशेंट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर दी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों को धैर्य रखने को कहा है। आपको बता दें कि झारखंड में डॉक्टर लगातार मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। डॉक्टरों की शिकायत है कि कई बार विधानसभा के पटल पर मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट का बिल रखा गया और विधानसभा सदस्यों के विरोध के चलते इसे स्टैंडिंग कमेटी को सौंपा गया, जबकि स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी सौंपी। बावजूद इसके एक्ट को लागू नहीं किया जा रहा है। इधर मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी से बातचीत में झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ के ज्यादातर मांगों पर सहमति बन गई है। इसे लेकर मुख्य सचिव ने जल्द ही उनकी मुख्यमंत्री के साथ बैठक कराने का आश्वासन दिया है, लेकिन लिखित आश्वासन नहीं मिलने की वजह से झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ के अधिकारी 20 जनवरी तक काला बिल्ला लगाकर काम करते रहे।